Hello and a very good morning to all my dear students. Today I'm going to teach you about the scope of our subject economics, and we will try to find out whether economics is a science or an art, and if it is a science, then is it a positive science or a normative science. आज हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या यह एक कला है। इस विषय के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषय कौन से हैं एवं अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाए गए विभिन्न विषयों के बारे में हम देखेंगे और इसके ब्रांचेस को भी अध्ययन करेंगे। So, let's get started. When we talk about the scope of any subject, what we mean is the different subjects or the different branches coming and forming the part of that main subject. जब भी हम किसी भी विषय के स्कोप की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य होता है उस विषय के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विभिन्न विषय। मतलब अगर हम अर्थशास्त्र विषय को संपूर्ण रूप से देखेंगे तो वह एक वृहद विषय है, लेकिन उस विषय के अंतर्गत बहुत से अंतर्निहित विषयों की भी हम चर्चा करते हैं। यह मैं आपको आज इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जब पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हमसे कोई नॉर्मल या लेमैन के रूप में बात करे या कोई हमें विषय विशेषज्ञ के रूप में आगे चलकर हम अगर लोगों से मिलें या बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे विषय के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विभिन्न विषय क्या क्या हैं और हम ड्यूरिंग आवर बैचलर्स एंड आवर मास्टर्स डिग्री हम किन किन सब्जेक्ट्स को इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी और रोचक है। तो हम देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ग्रेजुएशन लेवल्स पे, तो आप धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष में दो दो विषयों के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, देन सेकेंड ईयर में वी स्टडी अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फॉर द सेकेंड पेपर यू गाइज आर हैविंग टू ऑप्शंस। आप लोगों के पास दो चुनाव करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। उसमें से क्या है वो ऑप्शंस? एक है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसे हम सांख्यिकी विधियाँ या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या हम उसे कहें क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। या अथवा के रूप में हमें कौन सा विषय मिलता है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स, आर्थिक विचारों का इतिहास। फिर अगर हम बात करें थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे, तो हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें सेकंड पेपर के रूप में 3 विषयों में चुनाव करने के लिए मिलता है। वो कौन से 3 विषय हैं? इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड योर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो वही मैं इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी कैन से एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। देन देयर इज़ एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो बहुत 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 अहम भूमिका निभाता है अर्थशास्त्र के विषय को अंतर्राष्ट्रीय रूप में समझने के लिए। देन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। कुछ विषय नए जोड़े गए हैं, जैसे ये नगरीय और ग्रामीण अर्थशास्त्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हम डिफरेंट एक इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में या 3 सेक्टर्स में डिवाइड करने के बजाय 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, रूरल इकोनॉमी एंड अर्बन इकोनॉमी। तो चलिए इन विषयों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं।
Microeconomics, very basic but very, very, very important. This is considered to be the basic economics. Microeconomics may be defined as that branch of economic analysis which studies the economic behavior of the individual unit, may be a person, a particular household, or a particular firm. मैंने आपको यह जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन करवाया था तब आपको समझाया था कि कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर हम समष्टि अर्थशास्त्र की ओर जाते हैं। तो पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। बहुत आसान, यह आर्थिक व्यवहार को अध्ययन करता है एक इंडिविजुअल स्तर पर, एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत इकाई के रूप में। अब यह व्यक्तिगत इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक घरेलू क्षेत्र भी हो सकता है, या एक घर, एक हाउस होल्ड, या एक पर्टिकुलर फर्म। ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर यूनिट रादर देन ऑल द यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। बहुत ही बेसिक, एक यूनिट के बारे में जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्राइस एंड वैल्यू थ्योरी, the theory of the household, the firm and the industry. Most production and welfare theories are of the microeconomics variety. अब माइक्रोइकोनॉमिक्स का भी स्कोप है, इसके अंतर्गत भी पढ़े गए सिद्धांत हैं, विषय हैं। वह क्या हैं? वह है किसी फर्म के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के बारे में पढ़े गए सारे सिद्धांत। अब वह सिद्धांत कौन से हो सकते हैं? उपभोक्ता से संबंधित सिद्धांत, उत्पादक और बाजार संबंधी सिद्धांत, या हम बात करें पूर्ति, लेकिन व्यक्तिगत प्रोड्यूसर के लिए जो पूर्ति है, तो डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, मार्केट, ये सारी चीज़ें बनती हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, it may be defined as that branch of economic analysis which studies behavior of not one particular unit but of all the units combined together. समग्रों की चर्चा जहाँ की जाती है वह समष्टि अर्थशास्त्र है। मैं इसके बारे में विस्तार से विवेचन पुराने वीडियोज़ में आपके फर्स्ट क्लास में कर चुकी हूँ, तो हम इतना डीप में समष्टि अर्थशास्त्र को नहीं देखेंगे, लेकिन हम अगर इसे कहें या परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में अगर संपूर्ण और समग्रों की जब हम चर्चा करते हैं, चाहे वह समग्र सिद्धांत हो या समग्र प्राइस हो या रोज़गार के सिद्धांत हो, या अगर हम बात करें मतलब जहाँ कंज्यूमर की बात आए तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं, एग्रीगेट डिमांड की बात करनी है। रादर देन गोइंग फॉर अ सिंगल कंज्यूमर्स डिमांड, वी विल लुक इनटू एग्रीगेट डिमांड and at the same time we will look into aggregate supply. So यहाँ किस चीज़ की बात होती है? समग्र मांग, समग्र पूर्ति, रोज़गार के सिद्धांत। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम आगे चलकर आपके नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको क्लासिकल रोज़गार का सिद्धांत पूरा, जिसे हम प्रतिष्ठित रोज़गार व उत्पादन का सिद्धांत कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर कीनशियन इकोनॉमिक्स में हम जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कैसे रोज़गार और उत्पादन के कीन्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे। तो जब आप बात करते हो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, जैसे नेशनल इनकम की हम बात करें या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को साथ लेकर समग्र के रूप में क्रियाकलाप किए जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन क्यूमुलेटिव, ये क्या है? क्यूमुलेटिव टर्म में एक स्टडी है, हेंस इट इज़ ऑफन कॉल्ड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, संपूर्ण या समग्र अर्थशास्त्र। Then comes international economics. As the countries of the modern world are realizing the significance of trade with other countries, the role of international economics is getting more and more significant nowadays. बहुत important. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र का विवेचन करना, इसके अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषय वृहत हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय आते हैं, विदेशी विनिमय दर के सिद्धांत आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलावा विनिमय दर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ
जो संगठन हैं, जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने में ज़रूरी या महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं, उनकी चर्चा की जाती है, जो मैं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रही हूँ धीरे धीरे वीडियोस। हम थियरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या आगे चलकर प्रोटेक्शनिज्म एंड फ्री ट्रेड के बारे में देखेंगे कि कैसे रोज़गार या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप प्रतिबंध लगाते हैं, कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा जो ट्रेड किया जा रहा है, जो विदेशी विनिमय की दर है, उनका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय रूप से किस मापदंड पर किया जा रहा है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, एक्सचेंज कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन क्या है करेंसी का, एप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का, ये सारे चीज़ें हम उसमें देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने IMF के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वीक। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। Development economics, very important part, and we can say this, it forms a very important scope of economic studies. As after the Second World War, many countries got freedom, their economics required different treatment for growth and development. This branch developed as development economics. पुरानी अगर हम बात करें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की, या हम नियो क्लासिकल्स, या फिर हम कीनशियन इकोनॉमिक्स, इन सब की जब हम चर्चा करते हैं, तो जैसे जैसे अर्थशास्त्र का, या हम शुरू में जाएं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में देखें, तो हम पाते हैं कि फिजियोक्रेट्स हुआ करते थे, प्रकृतिवादी जिन्हें कहते हैं, मर्केंटलिज्म्स या मर्केंटलिस्ट्स थे, ये वाणिज्यवादी, फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। तो ये जो धीरे धीरे विकास हुआ है अर्थशास्त्र का ऐतिहासिक रूप में, तो और बात करें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड का, मतलब 20th सेंचुरी, तो बहुत से उपनिवेशिक जो देश थे वो आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद आर्थिक रूप से समृद्धि की ओर किसी भी देश को बढ़ने की आवश्यकता हुई, और उस दृष्टि से जन्म हुआ विकास अर्थशास्त्र का, या हम कहें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज की अवस्था में अर्थशास्त्र को सही मायने में समझने और विकास और वृद्धि की रेट को, जिसे हम कहें वृद्धि की दर को या स्तर को आगे बढ़ाने के लिए या सुदृढ़ करने के लिए। इसके अंतर्गत बहुत से विषय हैं या बहुत से थियरीज़ हैं जो पढ़ना ज़रूरी होता है। थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ, द बिग पुश थ्योरी, वेरियस मॉडल्स propounded बाय वेरियस डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट्स। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने विकास अर्थशास्त्र के विभिन्न मॉडल्स प्रोवाइड किए कि किन किन उपकरणों या किन किन सिद्धांतों के प्रयोग से कोई भी उपनिवेशिक देश या कोई भी जो गैर विकसित देश है, जो विकास के निम्न स्तर पर है, वह कैसे इन सिद्धांतों को अपने अर्थव्यवस्था में या अपने आर्थिक क्रियाकलापों में प्रयोग करके धीरे धीरे विकासशील देशों की ओर और अगर अग्रसर हो तो विकसित देश का रूप धारण कर सकता है। तो इसमें हम लेविस का मॉडल पढ़ते हैं, सोलो का मॉडल पढ़ते हैं, और हम हैरोल्ड डॉमर का मॉडल पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें थर्ड ईयर में हैं। सेकंड यूनिट जो है मैं करवाऊंगी जब आप लोगों को, तब हम देखेंगे कैसे बैलेंस ग्रोथ थ्योरीज आई, कैसे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज थी। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट वीक से या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैं ट्रेड के कंसेप्ट सारे क्लियर करूँगी आप लोगों को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कहें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। जो आज का समसामयिक जीवन है हमारा, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज़ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसको फेस करने के लिए यह अर्थशास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आता है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट करंट कॉन्टेक्स्ट में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। अब जब हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विकास के स्तर पर और वृहद रूप में, समग्र रूप में, तो इन सब परिलक्षणों को जब हम देखते हैं, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, तो इनका जो प्रभाव है, या हम कहें नेगेटिव प्रभाव है, नेगेटिव
इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे ज़रूर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ना स्वाभाविक है। तो हमें अब धीरे धीरे यह ज़रूरी आवश्यकता उत्पन्न हुई कि कैसे पर्यावरण को भी अर्थशास्त्र से जोड़ा जाए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान या शोषण करके आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि को हासिल किया जाए। Unchecked emphasis on economic growth without caring for natural resources and ecological balance, now economic growth is facing a new challenge from the environmental side. वही मैंने कहा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अर्थशास्त्र को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अत्यधिक विकास या अत्यधिक वृद्धि अंतिम रूप में हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। Therefore, environmental economics has emerged as one of the major branches of economics that is considered significant for sustainable development. हमने जब न्यू मिलेनियम में एंटर किया, the whole world has entered the new millennium in 2000, तो संपूर्ण विश्व ने UNO के ज़रिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दिए, जिन्हें MDGs कहा गया। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि और विकास का स्तर बढ़ता गया, ज़रूरी महसूस किया गया या आवश्यकता महसूस की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ज़रूरी है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना ज़रूरी है, जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाते हुए भी आर्थिक विकास या वृद्धि को आगे बढ़ाता है। तो इस रूप में हमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ना आवश्यक है और इसमें बहुत से थ्योरीज़ हैं जो मैं फिर से कहूँगी फाइनल ईयर में अब सेकंड पेपर ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें हेडोनिक प्राइसेस की थ्योरी, द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम पढ़ते हैं कि कितना क्षति पहुंच रहा है, कितना विकास का स्तर है और कितना संसाधनों का शोषण का स्तर है। तो उसको एक प्रॉपर मैनेज किया जाए, उन पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाए उनकी, कि इतना विकास करने के लिए क्या हमारा जो अवसर लागत है, जो पर्यावरण की क्षति के रूप में हम वहन कर रहे हैं, वह ज़्यादा है, तो हमें उस लेवल तक संसाधनों का दोहन या शोषण नहीं करना चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल तक करना चाहिए। तो इनके अंदर बहुत डिटेल्ड थ्योरीज़ हैं जो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स लेवल पे जाएंगे, देन यू विल एनकाउंटर अ फ्यू मोर डिटेल्ड स्टडीज़ ऑफ योर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। Now, your urban and rural economics. Role of location is quite important for economic ability. There is also much debate on urban and rural divide. Therefore, economists have realized that there should be specific focus on urban areas and rural areas. Therefore, there is expansion of branches like urban economics and rural economics. धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों ने यह समझा या महसूस किया कि नगरीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रहन सहन, उनके संसाधनों को यूज़ करने के तरीके, इन सब में डिफरेंसेस हैं। तो उन्हीं को डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए फिर दो ब्रांचेस में इसको डिवाइड किया गया। फिर बात करें हम, इकोनॉमिक्स जो है वो नेचर है, प्रकृति में किस रूप में पढ़ी जाती है, क्या है, वो साइंस है, वो आर्ट है, वो क्या है। इकोनॉमिक्स अ साइंस एंड एन आर्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब बात की जाए तो ये सोशल साइंस भी है और साथ साथ ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों हैं। देखते कैसे। Economics as science. It is science in the sense it is a systematic knowledge derived from scientific study, observation and experiments based on scientific methods. इसे हम विज्ञान का रूप तब देंगे क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों से और एक्सपेरिमेंट्स से, शोध से जन्म लिया है जिसने। फिर अगर हम इसे आर्ट के रूप में देखें, एक ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के रूप में देखें, इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट टू बिकॉज एन आर्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड. There are several branches of economics which provide practical guidance in the solution of economic problem. It is a science in its methodology and an art in its application. बहुत important point यहाँ पर देखिए, यह विज्ञान है अपने मेथडोलॉजी में, कार्यशील या कार्य करने की क्षमता में तो यह विज्ञान के रूप में है, और
एप्लीकेशन, जहाँ पर बात प्रयोग की आती है, एग्जीक्यूशन की आती है, वहाँ पर यह एक आर्ट के रूप में उभर कर सामने आता है. सो वी कैन से इट इज़ अ साइंस इन इट्स मेथडोलॉजी एंड एन आर्ट इन इट्स एप्लीकेशन. अब देखते हैं, हमने जैसे अभी कहा ये दोनों है, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है. तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस दोनों का रूप लेती है. इकोनॉमिक्स इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइंस के बारे में तब हम ये कहेंगे इट ओनली डिस्क्राइब व्हाट इट इज़ एंड नॉर्मेटिव साइंस प्रेस्क्राइब व्हाट इट ऑट टू बी. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, जब हम बात करें पॉजिटिव अर्थशास्त्र की, जिसे सकारात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, क्या दर्शाता है? व्हाट इट इज़, क्या है. किसी भी सिद्धांत की चर्चा जब सकारात्मक अर्थशास्त्र के रूप में की जाती है तो वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि क्या है उस सिद्धांत का अस्तित्व, क्या है, या वह सिद्धांत क्या प्रतिपादित करना चाहता है. बट जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम किस पर जोर देते हैं? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. पॉजिटिव साइंस डज नॉट इंडिकेट व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड टू सोसाइटी. सकारात्मक जो साइंस होती है, सकारात्मक जब अर्थशास्त्र का हम रूप लेते हैं तो वह यह नहीं दर्शाता है कि क्या अच्छा है समाज के लिए और क्या बुरा है. नॉर्मेटिव साइंस की जब अगर हम बात करें, it makes distinction between good and bad. It prescribes what should be done to promote human welfare. वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वह आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग है. वही यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस तो हमने देखा, अब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि कैसे होता है. It is an economic analysis that considers economic conditions as they are और considers economics as it is. सकारात्मक अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को वह कैसे हैं और वह किस रूप में हैं, बस इसी की चर्चा करता है. Uses objective or scientific explanation in analyzing the different transactions in the economy. It simply answers the question what it is. Example of positive statements. The economy is now experiencing a slowdown because of too much politicking and corruption in the government. ये एक स्टेटमेंट है कि क्या है, क्या होना चाहिए नहीं प्रतिपादित हो रहा है इसमें, तो इसे हम कहते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वह एनालिसिस है विच जजेस इकोनॉमिक कंडीशंस एज इट शुड बी कंसर्न्ड विद ह्यूमन वेलफेयर. जहाँ पर भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की चर्चा होगी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की चर्चा होगी, वहाँ पर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे. इट डील्स विद एथिक्स, पर्सनल वैल्यू जजमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एनालाइजिंग इकोनॉमिक फेनोमेना. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट शुड बी. Referred to as policy economics because it deals with the formulation of policies to regulate economic activities. Examples of normative statements. अब हम एक normative statement का उदाहरण लेते हैं. The Philippine government should initiate political reforms in order to regain investor confidence and consequently uplift the economy. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कल्याणकारी रूप दिया गया है और क्या होना चाहिए, what ought to be, what should be, इसकी चर्चा की गई है. इसके अंतर्गत हम सारे के सारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के सिद्धांत पढ़ते हैं. पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो के जो सिद्धांत हैं, मार्जिनल कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं. पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं. इसके बाद मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी आपको, उसमें मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, कैसे क्लासिकल्स आए, कैसे न्यू क्लासिकल्स, फिर धीरे धीरे कीनजन एंड न्यू क्लासिकल्स. तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट. Thank you so much for listening to this video.